स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम हृदय की संरचना मतलब हार्ट की एनाटॉमी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी स्रोत सामग्री के आधार पर हम देखेंगे कि भाई दिल के अलग अलग हिस्से कहाँ होते हैं, उसको बचाने वाली परतें कौन सी हैं और हाँ, उसको काम करने के लिए खून कहाँ से मिलता है। तो चलिए इस जरूरी अंग को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं हृदय के चेम्बर्स से। उनकी पोजीशन जानना काफ़ी दिलचस्प है, खासकर जब हम चेस्ट इंजरीज या अंदर की समस्याओं के बारे में सोचते हैं। सामग्री ये बताती है कि जो दाहिना वेंट्रिकल है मतलब आरवी, वो बिल्कुल सामने की तरफ होता है, हमारी छाती की हड्डी के ठीक पीछे। हाँ, और इसी वजह से क्योंकि वो सबसे आगे है, छाती पर अगर कोई सीधी चोट लगती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टीयरिंग व्हील इंजरी हुई, तो उसमें दाहिने वेंट्रिकल के डैमेज होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और इसके ठीक उलट सबसे पीछे होता है बाया एट्रियम यानी एलए। अच्छा, सबसे पीछे। तो इस लोकेशन का कोई खास क्लिनिकल मतलब है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि बायां एट्रियम सबसे पीछे है, तो अगर वो किसी वजह से साइज में बढ़ जाता है, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस जैसी कंडीशन में होता है, तो वो अपने पीछे वाली चीजों पर दबाव डाल सकता है। पीछे वाली चीजें, आप खाने की नली की बात करिए, इसोफेगस। हाँ, ईसोफेगस बिल्कुल बाएं एट्रियम के पीछे होती है। तो अगर एलए बढ़ता है, तो वो खाने की नली को दबा सकता है और इससे व्यक्ति को निगलने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम डिस्फेगिया कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जानकारी ये भी बताती है कि बढ़ा हुआ एलए पास से गुजरने वाली लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजल नर्व को भी दबा सकता है। ओह, वो नर्व जो आवाज कंट्रोल करती है। तो मतलब दिल की प्रॉब्लम गले में लक्षण दिखा सकती है। बिल्कुल, इस नर्व के दबने से आवाज भारी हो सकती है, कर्कश हो सकती है। इसको मेडिकली ऑटनस सिंड्रोम कहते हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे दिल की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम शरीर के दूसरे हिस्से में दिख सकती है। ये समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, बाएं वेंट्रिकल एलवी के बारे में भी कुछ जिक्र था सामग्री में, उसकी लोकेशन को लेकर? हाँ, जहाँ तक एलवी की बात है, सामग्री के हिसाब से बायां वेंट्रिकल हृदय की जो निचली सतह है, जिसे डायाफ्रामेटिक सतह कहते हैं क्योंकि वो डायाफ्राम पर टिकी होती है, उसका करीब 1/3 हिस्सा बनाता है। उसी सतह पर दाहिना वेंट्रिकल भी लगभग 1/3 हिस्सा बनाता है। इससे हमें दिल की 3D पिक्चर समझने में मदद मिलती है कि वो छाती में कैसे फिट होता है। ठीक है, तो हमने चेम्बर्स की लोकेशन समझ ली। आरवी सबसे आगे, चोट का खतरा, एलए सबसे पीछे, दबाव डालने की क्षमता। अब बात करते हैं हृदय के सुरक्षा कवच की, पेरिकार्डियम। स्रोत बताते हैं कि एक थैली जैसी चीज है जो दिल को घेरे रहती है। सही कहा, पेरिकार्डियम बेसिकली एक मल्टी लेयर्ड थैली है। ये दिल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है। अगर हम बाहर से अंदर देखें तो सबसे बाहरी परत है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये एक मजबूत फाइब्रस थैली है। ये दिल को अपनी जगह पर रखती है और उसे जरूरत से ज्यादा फैलने से रोकती है। और इस फाइब्रस थैली के अंदर? इसके अंदर होती है सीरस पेरिकार्डियम, जिसकी खुद 2 परतें होती हैं। बाहरी परत है पैराइटल पेरिकार्डियम, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम से अंदर की तरफ चिपकी होती है, और अंदरूनी परत है विसरल पेरिकार्डियम। इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं क्योंकि ये सीधे दिल की बाहरी सतह पर मतलब मायोकार्डियम पर चिपकी होती है। तो इन 2 सीरस परतों पैराइटल और विसरल के बीच में क्या है? पेरिकार्डियल स्पेस का भी जिक्र था। हाँ, इन दोनों सीरस परतों के बीच एक पोटेंशियल स्पेस होता है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस या कैविटी कहते हैं। नॉर्मली इसमें बहुत थोड़ा सा, करीब 15 से 50 ml सीरस फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट मतलब ये दिल को आराम से धड़कने में मदद करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्लूइड जो है वो दिल को हर धड़कन के साथ बिना किसी फ्रिक्शन के फैलने और सिकुड़ने देता है। ये बेसिकली हार्ट की मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और आसपास की चीजों से रगड़ कम करता है। ये तो कमाल का डिजाइन है, सुरक्षा भी और स्मूथ फंक्शनिंग भी। अच्छा, सामग्री में एक और इंटरेस्टिंग बात थी पेरिकार्डियम की नर्व सप्लाई के बारे में। फ्रेनिक नर्व का जिक्र था, इसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रेनिक नर्व जो मेनली डायाफ्राम को सप्लाई करती है, वो पेरिकार्डियम को भी सेंसरी सप्लाई देती है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दर्द के पैटर्न को समझने में है। अगर पेरिकार्डियम में सूजन आ जाए, जिसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, तो इससे फ्रेनिक नर्व इरिटेट हो सकती है। और क्योंकि फ्रेनिक नर्व गर्दन के एरिया से निकलती है, C3, C4, C5 से। सही पकड़ा।
इसलिए जब पेरिकार्डाइटिस की वजह से ये नर्व इरिटेट होती है तो दर्द अक्सर दिल की जगह पर महसूस ना होकर गर्दन में, कंधों में, खासकर ट्रैपीजियस रिज पर या ऊपरी बाहों में महसूस होता है। इसी को रेफर्ड पेन कहते हैं। तो अगर कोई मरीज सीने के दर्द के साथ कंधे के दर्द की शिकायत करे तो पेरिकार्डाइटिस एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये फ्रेनिक नर्व कनेक्शन इसे एक्सप्लेन करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि पेरिकार्डियम का दर्द ऐसे भी सामने आ सकता है। चलिए अब उस सिस्टम पर आते हैं जो दिल को जिंदा रखता है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई यानी कोरोनरी आर्टरीज। हाँ बिल्कुल। दिल भले ही सारे शरीर में खून पंप करता है, पर उसे खुद काम करने के लिए लगातार एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए, और ये जरूरत पूरी होती है कोरोनरी धमनियों से। जैसा कि सामग्री में दिखाया गया है, ये धमनियां दिल की सतह पर एक ताज या कोरोना की तरह फैली होती हैं, इसीलिए इनका नाम कोरोनरी है। ये एओर्टा के बेस से निकलती हैं। सामग्री में कुछ मुख्य कोरोनरी धमनियों का जिक्र है, एलएडी, पीडीए और आरसीए। ये कौन सी हैं और इतनी जरूरी क्यों हैं? ये असल में दिल की ब्लड सप्लाई के मेन हाईवेज हैं। सबसे पहले लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होती है जो एओर्टा से निकलकर थोड़ी दूर जाकर दो मेन ब्रांच में बढ़ जाती है। एक है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यानी लैड, जो दिल के सामने नीचे की तरफ जाती है। सबसे पहले लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी एलएमसीए होती है, जो एओर्टा से निकलकर थोड़ी दूर जाकर दो मेन ब्रांच में बढ़ जाती है। दूसरी है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एलसीएक्स, जो बाईं ओर घूमकर पीछे जाती है। फिर दूसरी मेन आर्टरी है राइट कोरोनरी आर्टरी आरसीए, जो एओर्टा से निकलकर दिल के दाईं तरफ और फिर पीछे की ओर जाती है। और एक है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीडीए, जो दिल के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ जाती है। ये आमतौर पर आरसीए की ब्रांच होती है, पर कुछ लोगों में एलसीएक्स से भी निकल सकती है। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सामग्री में इस बात पर जोर है कि एलएडी यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी वो धमनी है जिसमें ब्लॉकेज सबसे आम है। इसे कभी कभी विडो मेकर भी कहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये नाम इसकी गंभीरता को दिखाता है। वो इसलिए क्योंकि एलएडी दिल के एक बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को खून पहुंचाती है। इसमें बाएं वेंट्रिकल का ज्यादातर अगला हिस्सा और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार यानी सेप्टम का बड़ा हिस्सा शामिल है। इसलिए अगर एलएडी में अचानक कोई सिवियर ब्लॉकेज हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन बुरी तरह बिगड़ सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है। ठीक है, तो थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। एलईडी किन हिस्सों को सप्लाई करती हैं, जैसा कि सामग्री में बताया है? हाँ, जानकारी के अनुसार एलईडी मेनली सप्लाई करती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के आगे के 2/3 हिस्से को, एंटीरोलैटरल पैपिलरी मसल को, ये माइट्रल वॉल्व के लिए जरूरी है, और बाइवेंट्रिकल यानी एलवी की पूरी आगे की सतह को। और पीडिया, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये दिल के पिछले हिस्से के लिए जरूरी लगती है। सही। पीडीए सप्लाई करती है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के पीछे के 1/3 हिस्से को, दोनों वेंट्रिकल्स की निचली और पीछे की दीवारों के लगभग 2/3 हिस्से को, और पोस्टीरोमीडियल पैपिलरी मसल को। ये भी माइट्रल वॉल्व के लिए जरूरी है। अब बची आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी। इसकी सप्लाई कहाँ है? आरसीए भी कई महत्वपूर्ण जगहों को सप्लाई करती है। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर लोगों में ये दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट नोड्स को खून पहुंचाती है। ऐसे नोड जो दिल का नेचुरल पेसमेकर है, और एवी नोड जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक सिग्नल के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आरसीए में कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा दिल की धड़कन और रिदम को अफेक्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर आरसीए ब्लॉक होती है तो ऐसे नोड या एवी नोड को पूरा खून नहीं मिलेगा, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये हो सकता है कि हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाए, ब्रैडिकार्डिया, या फिर हार्ट ब्लॉक हो जाए जहां सिग्नल ठीक से पास नहीं होते। इसके अलावा आरसीए दाहिने वेंट्रिकल आरवी को भी सप्लाई करती है और अक्सर दाहिने एट्रियम को भी। तो आरसीए की ब्लॉकेज आरवी के फंक्शन को भी बिगाड़ सकती है, जिससे आरवी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये साफ है कि इन तीनों मेन आर्टरीज का हेल्दी रहना कितना जरूरी है। सामग्री में कार्डियक डोमिनेंस या प्रभुत्व की बात भी है। ये क्या चीज है? कार्डियक डोमिनेंस एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी
PDA, जो दिल के निचले और पिछले हिस्से को सप्लाई करती है, वो किस मेन कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है। लगभग 70 से 85% लोगों में PDA जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी RCA की ब्रांच होती है। इसे राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन कहते हैं। ये सबसे कॉमन पैटर्न है। करीब 5 से 10% लोगों में PDA लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी LCX से निकलती है। इसे लेफ्ट डोमिनेंट कहते हैं। और बाकी करीब 5 से 10% केस में PDA को RCA और LCX दोनों से सप्लाई मिलती है। इसे को-डोमिनेंट या बैलेंस सर्कुलेशन कहा जाता है। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब किसी का राइट डोमिनेंट या लेफ्ट डोमिनेंट होना क्यों मायने रखता है? कोई क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है इसका? हाँ, इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है, खासकर जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोज या ट्रीट कर रहे हों, जैसे एंजियोग्राफी या बाईपास सर्जरी के टाइम। जैसे एक राइट डोमिनेंट इंसान में अगर RCA में गंभीर ब्लॉकेज आती है तो न सिर्फ उसके RV, SA नोड और AV नोड को खतरा होगा, बल्कि दिल के निचले और पिछले हिस्से में भी इस्कीमिया या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि PDA भी वहीं से आ रही है। वहीं एक लेफ्ट डोमिनेंट व्यक्ति में अगर LCX में ब्लॉकेज आती है तो वो PDA को भी अफेक्ट करेगी, जिससे दिल के बाएं और पिछले दोनों हिस्सों में ज्यादा बड़ा डैमेज हो सकता है। तो ये डोमिनेंस पैटर्न अफेक्टेड एरिया का अंदाजा लगाने में मदद करता है। समझ गया। तो ये वेरिएशन समझने में मदद करता है कि किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज का असर कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, ब्लड फ्लो के टाइमिंग के बारे में भी एक दिलचस्प बात थी कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड फ्लो मेनली डायस्टोल के दौरान होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? क्योंकि सिस्टोल में तो प्रेशर और फ्लो ज्यादा होता है बाकी आर्टरीज में। हाँ, ये एक बहुत खास बात है कोरोनरी फिजियोलॉजी की। शरीर की बाकी ज्यादातर आर्टरीज के उलट दिल की मांसपेशी के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में, उनमें ज्यादातर ब्लड फ्लो डायस्टोल के दौरान होता है, जब दिल फैल रहा होता है और आराम कर रहा होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण मैकेनिकल है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की मांसपेशी सिस्टोल में जोर से सिकुड़ती है तो वो अपनी दीवार के अंदर की छोटी कोरोनरी वेसल्स को भी दबा देती है, कॉम्प्रेस कर देती है। इस दबाव से ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और सिस्टोल के दौरान फ्लो कम हो जाता है। फिर जब डायस्टोल में मांसपेशी रिलैक्स होती है तो वो दबाव हट जाता है, आर्टरीज खुल जाती हैं और खून आसानी से बह पाता है। राइट वेंट्रिकल में ये असर कम होता है क्योंकि वहां सिस्टोलिक प्रेशर कम होता है। मतलब जब दिल खुद आराम कर रहा है तभी उसको अपना ज्यादातर खाना पानी मिल रहा है। वाह वाह, ये जानना जरूरी है। और दिल की मसल्स द्वारा इस्तेमाल होने के बाद ये इनप्योर ब्लड वापस दिल में कैसे आता है? दिल की मांसपेशियों से ज्यादातर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो छोटी कार्डियक वेन्स इकट्ठा करती हैं। ये वेन्स फिर एक बड़ी नस में मिलती हैं जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। ये कोरोनरी साइनस दिल के पीछे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच की नाली एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में होता है और ये सीधा दाहिने एट्रियम में खुलता है। तो दिल का अपना इस्तेमाल किया हुआ खून बाकी शरीर से आए हुए खून के साथ मिलकर आरे में पहुंचता है, जहां से फिर वो फेफड़ों में जाता है साफ होने के लिए। कुछ बहुत छोटी वेन्स, थेबेसियन वेन्स, सीधे दिल के चेम्बर्स में भी खुलती हैं। ठीक है, तो हमने दिल की बनावट की कई जरूरी पहलुओं पर बात की। अगर हम इन सब को समेटें तो मेन टेकअवेज क्या है? हाँ, तो हमने देखा कि चैम्बर्स की लोकेशन क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। RV का आगे होना उसे चोट के लिए वल्नरेबल बनाता है, जबकि LA का पीछे होना उसे आसपास की चीज़ों पर दबाव डालने की क्षमता देता है, जिससे डिस्फेजिया या ऑर्टनर सिंड्रोम जैसे लक्षण आ सकते हैं। फिर हमने पेरिकार्डियम को समझा जो दिल का सुरक्षा कवच है, और ये भी जाना कि फ्रेनिक नर्व सप्लाई की वजह से उसकी सूजन का दर्द गर्दन या कंधे में महसूस हो सकता है। और कोरोनरी आर्टरीज के बारे में हमने विस्तार से बात की। ये समझना कि कौन सी आर्टरी मतलब LAD, PDA या RCA दिल के किस खास एरिया को सप्लाई करती है और कार्डियक डोमिनेंस का क्या मतलब है, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे RCA की ब्लॉकेज से कंडक्शन प्रॉब्लम हो सकती है और LAD की ब्लॉकेज से बड़े LV इन्फार्क्ट्स। बिल्कुल, और ये भी समझा कि दिल को अपना खून मेनली डायस्टोल के दौरान मिलता है। ये सारी जानकारी मिलकर दिल की फंक्शनिंग और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने का बेस बनाती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारे शोध सामग्री के आधार पर हृदय की संरचना, पेरिकार्डियम और कोरोनरी सप्लाई पर
हमने दिल के मुख्य हिस्सों की स्थिति, उसकी परतों के महत्व और ब्लड सप्लाई की बारीकियों को समझने की कोशिश की। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कार्डियक डोमिनेंस में ये वेरिएशन होता है। ज्यादातर लोग राइट डोमिनेंट हैं, पर कुछ लेफ्ट या को डोमिनेंट भी। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि बनावट का ये छोटा सा फर्क, जो नॉर्मल वेरिएशन है, किसी व्यक्ति के दिल की सेहत पर लंबे समय में कैसे असर डाल सकता है, खासकर तब जब उम्र के साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप होती है। क्या एक तरह की डोमिनेंस किसी खास सिचुएशन में व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा सेफ बनाती है या शायद ज्यादा रिस्क में डालती है? ये एक ऐसा एरिया है जहां एनाटॉमी और डिजीज का रिश्ता और भी गहरा हो सकता है।